हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम से संबंधित सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत जो 8 विधियां होती हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की, तो उसमें से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके किस तरह से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रहे। तो चलिए विदाउट एनी डिले आरंभ करते हैं अपना आज का टॉपिक, और टॉपिक है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो सबसे पहला जो हमें कार्य करना है वो क्या है कि हमें इसको समझना है कि इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है। तो भाई पहले इसको हम सोच लेते हैं, इसको विचार कर लेते हैं। तो नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता, नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है, कर्ता, और एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र। तो हमें क्या करना है कि कर्ता को स्वतंत्र करना है, ठीक है ना। अब भाई बात ये होती है कि कर्ता स्वतंत्र कैसे होता है। तो अगर जो है किसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसी पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया जाए तो पार्टिसिपल के पहले प्रयोग में आया हुआ सब्जेक्ट क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह के सब्जेक्ट का सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड से कोई संबंध नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हमें कैसे एब्सोल्यूट करना है, कैसे सब्जेक्ट को जो है स्वतंत्र करना है, जब हम किसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद पार्टिसिपल का प्रयोग कर दें तो वो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और उस तरह के सब्जेक्ट का वाक्य की किसी अन्य शब्द से, वर्ड से कोई संबंध नहीं रहता है। अब यहाँ पर आता है कि कौन से पार्टिसिपल को भाई हम प्रयोग करें। तो देखिए वैसे पार्टिसिपल कितने होते हैं, 3। तो हमें केवल इस विधि के अंतर्गत 2 पार्टिसिपल प्रयोग करना है, प्रेजेंट और परफेक्ट। जब जो है इज, एम, आर, वाज वर्ग का प्रयोग एज अ लिंकिंग वर्ब हुआ हो, अर्थात जब इज, एम, आर, वाज वर्ग के अर्थ को पूरा करने कॉम्प्लीमेंट आया हो, तो हमें लगाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो भी क्या, बीइंग का प्रयोग करके। अब बाकी क्या लगाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता था, हैविंग या हैविंग बीन, ठीक, का प्रयोग करने से। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म इस पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस फॉर्म है, और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म इस पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस फॉर्म है। तो चलिए हम लोग जो है पढ़ते हैं। इतना हमको समझ में आ गया कि नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है, कर्ता, और एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो भाई बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा कि कोई कर्ता कब स्वतंत्र होता है, जब उसके हम तुरंत बाद किसका प्रयोग कर दें, पार्टिसिपल का। तो चलिए इसको हम पूरा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो अब हम यहाँ पर इतना तो हमें समझ में आ गया ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है। अब हाउ टू कंबाइन, जोड़ते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हाउ टू कंबाइन, जोड़े कैसे, ठीक है ना। तो कभी हमको विधि लगाना है, पहला नंबर, इस विधि का प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस को तब जोड़ते हैं जब विभिन्न सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों। कैसे हो, अलग अलग हों। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। तो इस विधि का भाई प्रयोग कब करना है, जब दिए गए विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हो। जब एक होता था, ठीक है ना, तो हमें कौन सी विधि लगानी होती थी, पार्टिसिपल की। और इसमें कब लगाना है,
जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ना होकर के अलग अलग हो। दूसरा, तथा उनकी वर्ब्स, इनकी वर्ब इन 2 सेंटेंसेस की या 3 सेंटेंसेस की, तथा उनकी वर्ब्स से यह ज्ञात होता हो कि बाद में होने वाला कार्य पहले वाले कार्य के कारण हुआ है। दूसरा पॉइंट हमने क्या रखा, तथा उनकी वर्ब से यह ज्ञात होता हो कि बाद में होने वाला जो कार्य है वो पहले वाले कार्य के कारण हुआ है। अर्थात ये लग रहा हो कि अगर पहला कार्य ना होता तो दूसरा वाला कार्य भी ना होता, तो पहला कार्य दूसरे वाले कार्य के होने का कारण होता है। तीसरा पॉइंट है, अतः जो फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना, जो फाइनाइट वर्ब दूसरे कार्य के होने का कारण बनती है, उसी के सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करते हैं। ठीक, तो क्या क्या पॉइंट हो गया कि पहला हो गया, इस विधि का प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस को तब जोड़ते हैं जब विभिन्न सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, एक ना होकर कैसे हों, अलग अलग हों। तथा उनकी वर्ब से ये ज्ञात होता हो कि बाद में होने वाला कार्य पहले वाले कार्य के कारण हुआ है। अर्थात पहली वाली वर्ब दूसरे वाले वर्ब के या पहला वाला कार्य दूसरे वाले कार्य के होने का कारण बना है। अतः जो फाइनाइट वर्ब दूसरे कार्य के होने का कारण बनती है, उसी के सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र कर देते हैं। अब हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा इनको और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या बना, द वेदर वाज स्टॉर्मी। दूसरा सेंटेंस बना, द प्लेन गॉट लेट। तो देखिए पहली शर्त क्या है कि दिए गए विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस को जो सब्जेक्ट है वो एक ना हो करके कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए भाई दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसका सब्जेक्ट है वेदर और इसका सब्जेक्ट है प्लेन। अब यहाँ पर देखिए कौन सी वर्ब आई है भाई, तो बी क्रिया का रूप आया है, एज ए लिंकिंग वर्ब आई है ना। तो हमें क्या करना है, जब लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ हो इज ए मार का वाज वर का, तो हमें क्या लगाना है, बीइंग अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो चलिए पहले हम पूरा देखते हैं। तो पहली शर्त हमारी पूरी हुई कि दोनों के सब्जेक्ट एक ना होकर के अलग अलग हैं। दूसरी शर्त क्या रही है, तथा उनकी वर्ब से यह ज्ञात हो रहा हो कि जो दूसरा कार्य हुआ है वो पहले वाले कार्य के कारण हुआ है। अगर पहला कार्य ना होता तो दूसरा बिल्कुल ही ना होता। तो देखिए ऐसा इसमें है क्या, हाँ ऐसा ही है। अगर मौसम तूफानी ना होता है तो प्लेन देर से नहीं पहुंचता, है ना। मौसम तूफानी था इसलिए ये कारण ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्ब है इसके होने का कारण बनी है। तो भाई जब दो हमें लक्षण समझ आ गए तो हमको कौन सी विधि लगाना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, अर्थात इस कर्ता को एब्सोल्यूट करना, स्वतंत्र करना है। तो भाई ये इस कर्ता हमारा स्वतंत्र कब होगा, जब इसके तुरंत बाद हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। तो अब जो है यहाँ पर कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और जब लिंकिंग वर्ब है तो हमें क्या लगाना है, बीइंग अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कैसे बनेगा, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। जैसे पहला वाक्य खत्म हो जाए कामा सेलेक्ट कर दीजिए इसको। अब दूसरा है, और जो
जो है कार्य बाद में हुआ है, जो फाइनल ये दिखा रही है कि एक वाला कार्य बाद में हुआ है, जो उसका परिणाम है उसको हमें सेम रख देना है, जो को तो रख देना है। तो ये क्या है, द प्लेन गॉट लेट। भाई इसका परिणाम ही तो हुआ, ऐसा ना होता तो ये इसका परिणाम ये ना होता। तो चलो और कुछ और एग्जांपल के द्वारा हम जो है इस विधि को और अच्छे ढंग से जो है सीखने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा हमारा एग्जांपल और क्या हुआ, द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड। देखिए क्या हमने सेंटेंस लिखा, सूरज उगा, तो जो कोहरा था, जो कुआसा था, डिस्पर्स्ड उतर बितर हो गया, गायब हो गया। डिसिपेट भी यहाँ लिख सकते थे हम लोग। तो देखिए दोनों के पहले शब्द, दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, क्लियर हो गया। दूसरी शर्त और क्या है कि जो वर्ब हैं इनसे क्या प्रकट हो रहा हो कि दूसरा कार्य पहले वाले कार्य के कारण हुआ है। अगर पहला कार्य ना होता तो दूसरा वाला भी ना होता, अतः जो दूसरा कार्य है इसका परिणाम है, ये इसका कारण है और ये इसका परिणाम है। तो जो फाइनाइट वर्ब दूसरे कार्य के होने कारण बनती उसी के सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करते हैं। अगर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में ही जमार वाजिब है तो हमें लगाना है बीइंग, और बाकी सब में क्या लगाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर एक्टिव वॉइस है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो भाई देखिए कौन उगा, सूरज, तो कैसा है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है तो कैसे बनाएंगे, द सन हैविंग राइज, हो गया, थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग। चलिए तो अब ये जो पार्टिसिपल लग गई सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद, तो देखिए इस सब्जेक्ट का जो भी इसमें वर्ड आएंगे कोई भी इससे संबंध नाता नहीं रहेगा। तो क्या हो गया, द सन हैविंग राइजन कॉमा द फॉग डिस्पर्स्ड। एक और एग्जांपल, द कैप्टन was slain, the soldiers left the battlefield। क्या हमने सेंटेंस लिखा, कैप्टन वाज स्लेन, सेनापति का कत्ल कर दिया गया है, सेनापति मार दिया। इसलिए से बना इसलिए, इसलिए, इसलिए। तो यहाँ पर जो ई जमार वर्ब आया है तो ये यहाँ पर किस वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं है बल्कि पास्ट नोट का पैसिव बनाया गया है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो हमको क्या लगाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अर्थात एक्टिव वॉइस है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो भाई देखिए जब वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आया है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। अच्छा इस तरह से देख लीजिए, भाई किसे मार दिया गया, कैप्टन को। किसने मारा, नहीं, काम करने वाला नहीं है, जिस प्रकार किया गया वो है। इसका मतलब है ये जो सेंटेंस हमारा कैसा है, पैसिव वॉइस में है, तो हमें क्या लगाना है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये कैसे बनेगा, द कैप्टन हैविंग बीन स्लेन, पहला वाक्य खत्म, काम करा। अब जो दूसरा परिणाम है उसे मुझे तो कर देना है। भाई कह रहा है ना कैप्टन मारा जाता ना सिपाही युद्ध भूमि छोड़कर भागते, ठीक है ना, तो इसका परिणाम निकला, तो इसको मुझे तो कर देना है। अब क्या हो जाएगा, द सोल्जर्स लेफ्ट द बैटलफील्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ पहुंची, द मॉब डिस्पर्स्ड। तो अगर पुलिस आरंभ की तो जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई, ना भी पुलिस आती ना ही परिणाम होता।
तो ये जो वर्ब है इसका परिणाम है। अगर ये ना होता तो ये वाला भी ना होता, अगर ये वर्ब ना होती तो ये भी ना होती, ये कारण ना होता तो ये भी ना होता। तो भाई जो वर्ब दूसरे के कारण बनी है होने का, उसके कर्ता को एब्सोल्यूट करना है। अब यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस फॉर्म है ना, इजेमार तो है नहीं, तो हमें क्या करना है कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना है। तब ये क्या हो जाएगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड। दूसरा वाक्य परिणाम इसको जगत हूं, द मॉब डिस्पर्स्ड। एक और सेंटेंस, द रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर। इस वर्ष वर्षा पर्याप्त हुई। द राइस इज चीप। जो चावल है वो क्या है, सस्ता है। ये इसका परिणाम है। ये ऐसा ना होता तो ऐसा भी ना होता, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग और ही वर्ब इसके होने के कारण बन रही है। यहाँ पर किस तरह से जाइए, लिंकिंग वर्ब। भाई देखिए वर्षा ना कैसी वर्षा, तो भाई ये जो वर्ब है ठीक है ना, एज ए लिंकिंग वर्ब है, तो हमें क्या लगाना है, बी। तो क्या हो जाएगा, द रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर। जैसे पहला वाक्य था कम लगा दीजिए, दूसरा वाक्य जो रिजल्ट है उसका उसको जंप तो कर दीजिए, तब क्या हो गया, द राइस इज चीप। ये परिणाम इसका कि चावल सस्ता है। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, और किसके एग्जांपल थे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आशा है कि जो आज का टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।